वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। आपको मैंने लास्ट वीडियो में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ बता दिया था एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई वो भी बता दिया था। आज हम सीखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपने कभी टेक्स्ट बुक ओपन किया हो वेक्टर का, स्केलर का, तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला लिखा रहता है r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आज हम कुछ इस तरह से ही फॉर्मूले प्रूव करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो जब हम प्रूव करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूं। तो उससे पहले मैंने आपको वेक्टर का एडिशन पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया था। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं देख लीजिए। अगर एक वेक्टर a ऐसे गिवन है, वेक्टर a, और मान लीजिए b वेक्टर ऐसे गिवन है, b वेक्टर ऐसे गिवन है, तो आप ऐड कैसे करते थे? तो ये देखिए वेक्टर a का ये हेड है, हेड पे इसका टेल रख दीजिए, हेड पे इसका टेल रख दीजिए b का, और जिस एंगल पे है उसी एंगल पे यहां भी रखिए, बात समझ रहे हैं, और यहां से यहां मिला दीजिए। तो ये क्या होता था, a प्लस b होता था कि नहीं, बात समझा। लेकिन अगर आपको a माइनस बी करना है, क्या करना है, a माइनस बी, तो एक बात बताइए, a माइनस बी, माइनस कौन है, b ना, b माइनस है, लेकिन a तो प्लस में है ना भाई, बात समझ रहे, a माइनस बी, तो b माइनस में है और a प्लस में है, तो a वाला लाइन आप ऐसे ही बनाइए, a मैंने ऐसे ही बनाया, b माइनस में है, तो ये देखो आपको b कैसा गिवन था, ऊपर जाते हुए ना, तो b जब ऊपर जाते हुए है तो b तो प्लस में है ना, तो माइनस में कैसे होगा, जब आप उल्टा कर देंगे तो माइनस भी हो जाएगा ना, बात समझा। तो इसमें आप अब इसका जो टेल है, ये टेल है ना, तो ये टेल आप यहां रखिए इसके हेड पे, और ये देखिए उल्टा कर दीजिए तो माइनस बी हुआ कि नहीं, ठीक, और यहां से यहां मिला दीजिए तो हो गया a माइनस बी। बात समझा, सिंपल है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये p है और ये मान लीजिए q है, ये q है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसका उल्टा अगर कर देंगे तो ये माइनस q हुआ कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो चलिए p पे माइनस q करना है, ठीक है, तो q इधर जा रहा था, इधर, तो आपको मालूम है ये जो टेल है इसका, इसके हेड पे रखते हैं ना, तो अगर मैं ऊपर रखता तो प्लस q होता है ना, लेकिन मुझे माइनस q लाना है तो मैं इसके नीचे रखूंगा यहाँ पे, तो ये माइनस q हो गया, बात समझ रहे हैं, तो ये मैं हटा दूंगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, हो गया p माइनस q, ये आपका रिजल्टेंट हो गया r। इतना क्लियर हुआ। तो है ना सिंपल, कैसे आप माइनस करेंगे, बस उल्टा कर दीजिए, माइनस हो गया। एक और एग्जांपल बता देता हूं, a माइनस बी तो आपको समझ में आ गया है ना। अगर b माइनस ए होता तो क्या करते, उसको भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन पलट दीजिए बस, ठीक है, डायरेक्शन पलट दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये a है, एक बार फिर से देखिए, ये a है और ये b है, ठीक। अब आपको b माइनस ए चाहिए, b माइनस ए चाहिए। अब आप बताइए उल्टा कौन है, माइनस ए ना, तो माइनस ए मतलब a को उल्टा करिए, तो a देखिए मैंने इधर कर दिया तो माइनस a हुआ, बात समझा भाई, माइनस a करना था ना, तो a को उल्टा कर दिया, माइनस a हो गया। अब b तो प्लस में है ना, तो b का ये जो टेल है ये इसके हेड पे होना चाहिए, a के हेड पे होना चाहिए, देखो यहाँ पे, और ये किधर है, ऐसे टेढ़ा गया हुआ है ना इधर, तो ये b को देखो मैं ऐसे बनाऊंगा, सॉरी थोड़ा सीधा कर दे, ये देखिए, तो ये हो गया आपका b, ठीक, और फिर यहाँ से आप ऐसे बना दीजिए, क्लियर। अब आप देखिए ये दोनों एक साथ इधर गए हैं ना, तो माइनस a और b इधर गया है और ये उल्टा गया है, तो ये b माइनस a हुआ कि नहीं रिजल्टेंट में। मेरी बात समझ रहे हैं, इतना क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए p इधर, एक मिनट, मान लीजिए p इधर जा रहा है और q इधर जा रहा है, और आपको q माइनस p चाहिए, q माइनस p चाहिए। q माइनस p को हम q प्लस माइनस p भी लिख सकते हैं ना, बात समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो q को तो भी जाने दीजिए, माइनस p करना है तो p को उल्टा कर दीजिए, ये देखिए p को उल्टा कर दिया, माइनस p हो गया, समझा। अब p के हेड पे क्या रखना है, q रखना है, ये देखिए q रख दिया, ठीक, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए एरो करके, तो ये हो गया q माइनस p, ठीक, ये रिजल्टेंट हो गया। तो आप उल्टा कर दीजिए, बस डायरेक्शन उल्टा करिए, और याद रखना हेड पे, इसके हेड पे ये टेल रखा जाता है, ये टेल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप ऐसे एक दो और खुद से मन से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। इतना समझा। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं एनालिटिकल मेथड। ध्यान से समझना, थोड़ा स्लो सिखाऊंगा मैं इसको,
जिससे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ जाए और इसका पूरा लॉजिक समझ जाए। अगर इसका आप लॉजिक समझ गए तो AIEEE में भी कई क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है लास्ट जो है पास्ट ईयर्स में, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ देखिए हम लोग एनालिटिकल मेथड सीखने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पहला वाला हम क्या सीखेंगे, पहला ट्रायंगल लॉ में सीखेंगे। फर्स्ट वन, फर्स्ट ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी जरूरत पड़ेगी, तो उम्मीद करता हूँ छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो ट्रायंगल लॉ में आपको याद है मैंने क्या बताया था, टू वेक्टर्स। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वेक्टर ए, ठीक, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, टू वेक्टर्स, और ये इसका रिजल्टेंट आर। ठीक है, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा कि नहीं, इस तरह से मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, यहां पे चलो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल आपको अल्फा गिवन है, अल्फा। ठीक, मतलब रिजल्टेंट जो है वो ए, वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाता है। मान लीजिए कुछ इस तरह का सेटअप है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ट्रायंगल लॉ, तो वंस अगेन मैंने बताया हुआ वीडियो में जाके देख लीजिएगा लास्ट में। तो इस तरह से सेटअप गिवन है और इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया कि चलो अल्फा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर, यहां से देखो, यहां मैं डॉट 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 करके ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ए को ही मैंने आगे बढ़ाया, ये एंगल अल्फा है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा दिख रहा है ना, ये एंगल ज्यादा दिख रहा है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, मान लिया थीटा है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, इसका नेमिंग कर दिया जाए, ये ओ है, ये एम है, ये एन है और ये क्यू है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर दिया। आपको थियरी में कुछ नहीं लिखना है, तो ट्रायंगल लॉ आपने बना दिया, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए। बात समझ रहे हैं, कॉलेज सेक्शन में ऐसा नहीं थियरी लिखिए कि कंसीडर देयर आर टू, वंस अपॉन अ टाइम देयर आर टू वेक्टर्स, फलाना ढिमकाना, ये सब ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, बस डायरेक्ट आप ये डायग्राम बनाइए। बात समझा, डायग्राम कहां से आया, ये तो मैंने अलग से बनाया, बाकी जो डायग्राम है वो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो लेक्चर आप देख सकते हो वहां जाके, ये मैंने बनाया था। अच्छा, ये एंगल मैंने अलग से लिया और ये मैंने अलग से कंस्ट्रक्शन किया, ये एंगल लिया। अब आपके पास देखिए सामने जो है पूरा शेप, जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसमें नोटिस कीजिए, ये ए तो वेक्टर है, ए वेक्टर है। अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड लूं, क्या लूं, मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ ए होगा, बताया था मैंने, या ऐसे भी लिखेंगे तब भी होगा, ये मैग्नीट्यूड लगाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ ए लिखेंगे। ए लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ बी लिख दो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ आर लिख दो। बात समझा, तो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर हटा दो, वो मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट है, मतलब हमने क्या पढ़ा था ट्रायंगल लॉ में कि जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम मतलब जो वेक्टर आर है, हमने रूल यही पढ़ा है, आर ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा रूल है ट्रायंगल लॉ। ठीक, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर में है और वेक्टर का जोड़ ऐसा नहीं नॉर्मल आपने 5 + 4 कर दिया 9 हो गया, ऐसा नहीं। वेक्टर का एडिशन थोड़ा अलग है, तो ध्यान से समझिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो ट्रायंगल लॉ है। अब मुझे इसी आर का, ये आर वेक्टर है ना, तो इस आर में दो लोग हैं, कौन कौन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इस आर का डायरेक्शन निकालूंगा। बात समझा, तो क्लियर हो जाएगा फंडा। तो चलिए देखिए, ट्रायंगल लॉ में पहले मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं मैं। तो यहां पे मैंने हेडिंग लिख दिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वेक्टर आर, आर का मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो, पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। आप ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री है। ठीक, तो एम एन क्यू, ट्रायंगल एम एन क्यू ले लिया, ट्रायंगल एम एन क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने इस ट्रायंगल में एक बार कॉस लगाया, एक बार साइन लगाया, तो देखो मैंने लगाया कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है, एम एन
अपॉन हाइपो कितना है बी, वेक्टर बी नहीं लिखना है क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बी लिखिए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देख लीजिए, एम एन क्यू, सिर्फ ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इसमें कॉस लगाया, कॉस थीटा इक्वल्स टू तो बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना, या एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट कितना है एम एन और हाइपो कितना है, तो वेक्टर मत लीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो बी। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम एन का वैल्यू कितना आ गया, एम एन का वैल्यू बी कॉस थीटा। देखिए एम एन का वैल्यू कितना आ गया, बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक, ठीक है। अब साइन थीटा लगा के चेक कर लीजिए, ये एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब साइन थीटा लगाइए अगेन, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं मैं आपको। फिर अब साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक, साइन थीटा लगाइए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन, क्यू एन अपॉन हाइपो कितना है, हाइपो तो बी है, तो बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी साइन थीटा किसके इक्वल है, क्यू एन के, तो क्यू एन किसके इक्वल है, बी साइन थीटा। ये देखिए एक क्यू एन का वैल्यू आ गया, तो यहां मैं लिख सकता हूं ना क्यू एन की जगह बी साइन थीटा। याद रखना ये सारी वैल्यूज में क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मत लिखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ए लेंगे। यहां तो मैंने दिखाने के लिए वेक्टर ए लिखा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो क्या लेंगे, वेक्टर ए की जगह सिर्फ ए लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला कौन है, ओ एन क्यू, एन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ध्यान से देखिएगा। तो ओ क्यू हाइपोटेनियस है ना, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, पाइथागोरस लगाओ, ओ एन क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो ओ क्यू ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एन का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस ओ से एन, तो ओ एन का स्क्वायर। बात समझा? यहां पे क्या लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है, पाइथागोरस। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम से ये आया है, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे, 9th-10th का मैथ्स है, कोई बहुत हैवी चीज नहीं बता रहा हूं। अब चलो आ जाओ आप, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ से क्यू तक रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट है आर, मैं इसको हटा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज मत हो। देखो आर है कि नहीं, तो ओ से क्यू तक आर वेक्टर है, लेकिन वेक्टर नहीं लेना है, तो ओ क्यू स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, इतना समझा, इक्वल्स टू ओ क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन, क्यू से एन तक कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। समझ में आ रही मेरी बात? और इसका स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए, क्यू एन, अरे भाई क्यू एन का वैल्यू बी साइन थीटा, तो क्यू एन स्क्वायर है तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, प्लस ध्यान से देखना ओ एन स्क्वायर, ओ एन इतना लेना है पूरा स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसमें दो लोग हैं, कौन कौन, ओ एम प्लस एम एन, दो लोग हैं ना, ओ से एन तक दो लोग हैं, एक ए है और एक बी कॉस थीटा है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ओ एन की जगह मैं लिख देता हूं ओ एम प्लस एम एन और इसका होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, ओ से एन तक, इतने बड़े को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया ना, ओ एम प्लस एम एन, तो ओ एम प्लस एम एन, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैंने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, प्लस ओ एम की जगह ओ से एम तक वेक्टर ए है, लेकिन वेक्टर नहीं लेना है, तो क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस एम एन, एम से एन तक क्या, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा ले लीजिए, बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। चलिए बताइए यहां तक समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं और फिर आगे बताता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है। चलिए देखते हैं ध्यान से, देखिए एक एक स्टेप वापस देखिए। अब आर स्क्वायर, यहां देखिएगा, एक मिनट, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, तो मैंने देखो ब्रैकेट में ओपन किया, तो a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर करो
तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2ab, तो 2a कितना है, a ही है, और b कितना है, b cos थीटा है, तो 2ab cos थीटा। ये देखिए ये हो गया। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके देखिए, यही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए। तो देखिए मैंने ओपन कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना a स्क्वायर को मैंने पहले लिखा a स्क्वायर, फिर मैंने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर मैंने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2ab cos थीटा लिखा मैंने। चलिए बताइए इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस ये 2ab cos थीटा साथ में, तो 2ab cos थीटा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो 1 हो गया ना पूरा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बचा कि नहीं? तो फाइनल देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके इसको नोट कर लीजिएगा सब कुछ। तो देखिए फाइनली क्या हुआ, देखिए तो रिजल्ट क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा, या r का वैल्यू कितना आ गया, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए ये है फाइनल रिजल्ट, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर ये क्या मतलब, यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे? तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूं यूज कैसे करना है। पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू आया, चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं, मैग्नीट्यूड आ गया आपका, आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ गया। देखो आर वेक्टर नहीं लगाया ना, तो मैग्नीट्यूड ही हुआ ना, तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मतलब दो वेक्टर ए और बी वेक्टर को जब आप प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा। लेकिन आर वेक्टर में दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप सोचिए, आपको क्या लगता होगा कि a प्लस बी करने पे r आता है, मतलब अगर a कितना है, a है मान लीजिए 4 है और 3 है, तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है, 4 प्लस 3 7 है, वो एक स्पेशल कंडीशन है। यहां पे आप 4 प्लस 3 7 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए a की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा, b की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा, फिर a की जगह 4, फिर b की जगह 3, फिर थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए r का वैल्यू कुछ अलग ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। तो वेक्टर का जो प्लस होता है वो बड़ा अलग है, वो नॉर्मल प्लस जैसा नहीं है कि आप 6 प्लस 10 16, ऐसा नहीं है, वो अलग ही होगा, वो इन फॉर्मूलों से आएगा। और 6 प्लस 10 उसका अलग आंसर आएगा, ना कि 16 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, आगे देखते हैं भाई। हाँ, तो इसको यूज कैसे करना होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए यहां पे आपसे कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि दो वेक्टर है, एक 5 न्यूटन का, एक 12 न्यूटन का, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो, चलो 5 न्यूटन का 7 न्यूटन का, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, तो एंगल देखिए ये बनता है, ये वाला। इस एंगल को मत लेना, ये एंगल आर से बन रहा है, रिजल्ट से, ये एंगल रिजल्ट वाला है। तो लेकिन मैं थोड़ा आपको अच्छे समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो अगर ये ए है, ठीक, और ये बी है, तो एक बात बताइए, ए और बी के बीच में एंगल कहां बनेगा? अरे भाई ए को थोड़ा आगे कर दो, तो ये देखो यही तो हुआ। अरे भाई ये ए ही है ना, ये ए ही तो है आगे बढ़ते हुए, ये ए का लाइन है ना, तो ए के साथ बी कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा। लेकिन अगर आप ये बनाते ना, तो ये तो आर है ना रिजल्ट, तो आर तो कुछ अलग एंगल, देखो ये छोटा एंगल है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये तो अलग एंगल होगा, बीटा होगा या अल्फा होगा, वॉट जो आपको मानना है। तो याद रखना, ये एंगल नहीं, ए और बी के बीच का एंगल ये लिया जाता है, ये वाला। बात समझा? ठीक है, तब जब एंगल पता चल जाएगा तो ये फॉर्मूले में आप ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक,
ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए इस फॉर्मूले में और थीटा का वैल्यू डाल दीजिए जो गिवन रहेगा, आर आपको निकल आएगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं। देखिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आर का? एक बात याद रखना, फिजिक्स की दुनिया हो चाहे मैथ्स की दुनिया हो, मैं हमेशा एक बात बच्चों को बताता हूं, डायरेक्शन का मतलब होता है टैन थीटा। फिजिक्स की दुनिया में जैसे ही पूछेगा डायरेक्शन क्या होगा, तो इतना याद रखना कि डायरेक्शन का मतलब होता है टैन थीटा। अगर कोई ट्रायंगल वगैरह दिया है तो मुझे टैन निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ ए और बी के बीच में एंगल कौन सा मानेंगे? ये तो मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो आर के साथ है ना, देखो ये तो आर के साथ है ना, ये आर है, ये आर है ना, और ये ए है, तो ये तो आर और ए के बीच का एंगल है। लेकिन ए और बी के बीच का एंगल कौन है? ये है, ये। बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो टैन लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, किसका डायरेक्शन निकालना है जरा ध्यान से देखना। डायरेक्शन निकालना है आर का, तो आर का एंगल ये है। मेरी बात ध्यान से देखना, आर का एंगल ये है। तो पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, मेरी बात बहुत ध्यान से गौर कीजिए। आपको डायरेक्शन चाहिए आर का, तो आर तो ये है ना, आर तो ये है ना, तो आर का एंगल तो सिर्फ अल्फा बन रहा है ना, तो मतलब मुझे टैन अल्फा चाहिए, टैन अल्फा। मेरी बात समझा? तो अब बताओ ओ एन क्यू, जरा ध्यान से देखो, ये अल्फा है और ये पूरा इतना, ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल को, तो टैन अल्फा इक्वल्स टू, तो ये अपोजिट अपॉन बेस, तो बेस कितना है ओ एन और अपोजिट कितना है क्यू एन, तो क्यू एन अपॉन ओ एन। देख लीजिए टैन अल्फा, ध्यान से देखिएगा टैन अल्फा का वैल्यू आया कि नहीं। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या अपोजिट अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टैन अल्फा, बच्चों मैंने अल्फा क्यों लिया समझ में आया? अल्फा क्यों लिया, थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अल्फा आर का एंगल है। देखो ना, ये आर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे बनाते हुए ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है कि नहीं, तो आर का एंगल, मुझे आर का डायरेक्शन चाहिए ना, तो मुझे टैन अल्फा लेना पड़ेगा। तो टैन अल्फा इक्वल टू क्यू एन का वैल्यू कितना है बताओ? क्यू एन देखो बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा अपॉन ओ एन, ओ से एन तक कितना है बताओ? तो ओ से एन तक ए प्लस बी कॉस थीटा, वेक्टर ए नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? टैन इनवर्स, ऐसे इनवर्स लग जाता है बी साइन थीटा, डोंट वरी, सब मैथ्स में पढ़ाया जाएगा आपको, बस अभी यहाँ के लिए ऐसे ही जान लीजिए, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, यही आंसर है आपके डायरेक्शन का। बात समझा? देख लीजिए कितना सिंपल है। ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, आर का डायरेक्शन भी आ गया। ठीक, अब देखिए दो वेक्टर अगर ए प्लस बी गिवन है, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो आर का वैल्यू इस फॉर्मूले में लगाएंगे और डायरेक्शन इस फॉर्मूले में लगाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। बात समझा? अब फटाफट इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? इनको नोट कर लीजिएगा, मैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं और केसेस बता दूं आपको, क्या केसेस होते हैं इनमें। ठीक है, देखिएगा स्पेशल केसेस क्या क्या आते हैं। यहां दो वेक्टर आपको दिए हैं जिनके बीच में थीटा एंगल है, एम आई राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनके बीच में कितना एंगल है? अरे भाई दो वेक्टर हैं ए, ठीक, और बी, उनके बीच में कितना एंगल है? ए और बी के बीच में, तो यार ए और बी के बीच में ये वाला एंगल है, ये थीटा। ठीक, आर के बीच में कितना एंगल है? तो ये रहेगा आर, ये आर है रिजल्ट, ये ए, तो ये एंगल होगा अल्फा। बात समझा? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड, तो कैसे आएगा? आर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? एक मिनट, कॉल आ रही है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे
आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा ना आर का मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो याद रखना डायरेक्शन आर का निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, देखना tan अल्फा इक्वल्स टू, तो ए और बी में क्या करना था, तो बी का ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये बी साइन थीटा था ना, अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कितना था, बी कॉस थीटा था ना, आप देख लीजिए वहां सामने। तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ये वाला वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ये ए और प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा यहां से यहां तक लेना था ना बेस, तो ए यहाँ का वेक्टर है तो लेना नहीं है, ए लेना है और प्लस बी कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ, तो देख लीजिए कितना सिंपल है। ठीक है, अभी पूरा तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया वो समझ के चलिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप यूज टू होते जाएंगे आपको पूरा लॉजिक समझेगा कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला क्या है। यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है ये चीज, बस प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब स्पेशल केस देख लेते हैं। केस, तो केस 1 क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। केस 1, दो वेक्टर कैसे दिए थे, दो वेक्टर देखो ऐसे, एक वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी ऐसे। ठीक, अलग अलग है ना एंगल पे, एंगल इनके बीच में कितना है, तो ये वाला एंगल बन रहा है ना थीटा। अच्छा मान लो इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, इफ वेक्टर ए एंड बी, अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में होते, आर इन सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, आप खुद बताओ अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, मतलब जिधर ए जा रहा है अगर उधर ही बी जाता, तो ये थीटा कितना होता, 0 डिग्री होता कि नहीं। तो इसका मतलब थीटा का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हैं, अरे भाई खुद समझिए ना, ये वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, ठीक, और वेक्टर बी भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 ही होगा ना। बात समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, या दोनों पैरेलल हो, दोनों एक ही तरफ जा रहे हो ऐसे, तब भी देखो बीच में एंगल वही बन रहा है ना। तो याद रखना कभी कहीं कहीं पैरेलल लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है इन सेम डायरेक्शन। अच्छा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा कितना आ गया, 0। अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो चलो आर निकालो, आर मतलब रिजल्ट का मैग्नीट्यूड ना, तो आर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा होता है ना। तो चलो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री। ठीक, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 तो 1 हो गया। अब ये क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर है ना, तो एक तो बाहर आ जाएगा ना, तो r का वैल्यू कितना आ गया, तो r का वैल्यू आ गया a प्लस बी। तो ये देखो अब आया रिजल्ट a प्लस बी। आपको लग रहा होगा सर ये तो पहले भी आ रहा था, अरे नहीं भाई ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ठीक है, ऐसा स्केलर तब होता है जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। बात समझा, तो वेक्टर में लिखा हो तो आप ऐसा जल्दबाजी मत करो, पहले आप चेक करो कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तब आप आर इक्वल टू ए प्लस बी कर सकते हो। बात समझा, धीरे धीरे सब समझेंगे, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ, पहले थीटा का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके इतना निकाल सकते हैं आप, तो देखिए आर का वैल्यू ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अगर आपको आर का डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा तो पहले ही 0 डिग्री की बने। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो आर रिजल्ट आएगा वो भी तो 0 डिग्री पे ही होगा। आप खुद सोचो ना, अगर वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी भी इधर जा रहा है, तो रिजल्ट भी तो इधर ही जा रहा है, तो जब आप tan निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ना हो तो निकाल के देख लीजिए। तो आपने क्या tan, ये देखो ये अल्फा है ना आर के साथ, तो tan अल्फा निकालना है ना, tan अल्फा इक्वल्स टू, तो b साइन थीटा, फॉर्मूला याद रखो बच्चों, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यही था ना। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो b साइन थीटा, थीटा कितना था, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 0 डिग्री। एक बात बताओ, साइन 0 0 होता है ना, तो 0 अपॉन दिस तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो tan अल्फा कितना आ गया, 0 डिग्री, tan अल्फा 0 डिग्री आ गया, तो अल्फा कितना आएगा, वो भी 0 डिग्री ही आएगा ना।
बात समझा? कैसे? देख लीजिए इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए tan अल्फा कितना आया 0 डिग्री और आपको मालूम है कि tan अल्फा 0 आया तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देखो वापस 0 डिग्री आया था कि नहीं? बात समझा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो आप क्या करेंगे? तो याद रखना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। ठीक है, रिजल्ट का जो अल्फा आएगा वो भी 0 डिग्री आएगा। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपोजिट में। मान लो अगर अपोजिट होते तो ठीक है, सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन, केस 2 ले लेते हैं। केस 2, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो क्या करते? अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते आप? तो थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ता? 180 डिग्री लेना पड़ता। तो आर का वैल्यू निकालो। तो आर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होता है कि नहीं? थीटा की जगह कितना लिखना है? 180 लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और थीटा की जगह 180 डिग्री लिखना है। तो कितना आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये -2ab आया कि नहीं? और ये फॉर्मूला किसका बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का, और a माइनस बी बाहर आ गया, a माइनस बी बाहर आ गया। तो ये देखो r का वैल्यू आया a माइनस बी। ठीक, और जब आप tan अल्फा निकालोगे तो देखो tan अल्फा कितना आया? tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना होता है? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं? तो ध्यान से देखना, b साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री था ना, तो 180 डिग्री, ठीक, अपॉन a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉस 180। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, b साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो फिर से अगर ऊपर पूरा 0 है तो नीचे कितना भी हो सब पूरा 0 ही होगा ना, तो फिर से 0 आया, तो tan अल्फा का वैल्यू 0 आया। तो tan अल्फा का वैल्यू 0 आया तो याद रखना अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 0 भी आ सकता है और 180 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि tan 180 का वैल्यू भी 0 होता है। बात समझा? तो ये भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो याद रखना, आपको डायरेक्शन तो बहुत कम आएगा, अगर आएगा तो बड़े सिंपल उसमें आएगा। आपको tan अल्फा का इक्वल क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला बहुत कम कहीं कहीं लगाना होगा, आपको डायरेक्ट करना होगा। कैसे? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? सामने का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा पूछेगा तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर लेना, अपोजिट अपॉन बेस। मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। इतना समझा? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपने आर ए माइनस बी निकाला, इससे पहले क्या आया था? आर ए प्लस बी। अच्छा, जरा अब बहुत अच्छे से मेरी बात समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ठीक है, आपको a प्लस बी मिला, जब भी a प्लस बी मिले ना तो उसको हम कहते हैं दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपसे कहे कि रिजल्टेंट का r का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो याद रखना, ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होता है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, a भी और b भी। तो रिजल्ट r का क्या आएगा? a प्लस बी। वेक्टर में नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो याद रखना, ये है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। बात समझा? तो और स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर पूछे, r वेक्टर r का स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड में, याद रखना स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है r इक्वल टू a माइनस बी। इतना समझ में आया? तो ये बात कभी मत भूलना, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर वाले लोग हैं, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, वेक्टर ये है। ठीक, तो याद रखना कि इस r का सबसे बड़ा वैल्यू कब होगा? a प्लस बी, स्केलर में। r का सबसे छोटा वैल्यू कब होगा? a माइनस बी। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको आएगा कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर इज 7 and 10 रेस्पेक्टिवली। तो समझ जाना, द ग्रेटेस्ट वैल्यू and smallest value of two vector, greatest value and smallest value of two vector is given 10
न्यूटन एंड 12 न्यूटन। तो यहां समझ जाना, ग्रेटेस्ट क्या हो जाए, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 10 होगा, और स्मॉलेस्ट में क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 12 होगा। वैसे उल्टा होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? तो अगर ओवरऑल मेरा कहने का लॉजिक क्या है, अगर आपसे कभी सवाल में कहता है कि रिजल्टेंट का ग्रेटेस्ट वैल्यू इतना है, तो समझ जाना a प्लस बी की बात कर रहा है। अगर बोलेगा रिजल्टेंट का स्मॉलेस्ट वैल्यू इतना है, तो समझ जाना a माइनस बी की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बिना न्यूमेरिकल के सारे क्लियर नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूं एक एक बात मेरी अच्छे से नोटिस करना, आपके बहुत काम आएगी। तो भाई ट्रायंगल लॉ तो हो गया, ट्रायंगल लॉ डन हो गया। एक और बचा परपेंडिकुलर वाला, एक और बचा है केस 3 में। केस 3 में देख लो, इफ दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, वेक्टर a और b अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, जैसे देखो ये वेक्टर a है ना, ये वेक्टर a है, ठीक, और ये वेक्टर b है, ऐसा, तो इनका रिजल्ट ये हो जाएगा ना r, ठीक, और ये आपका अल्फा, ठीक है। और अब देखो, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, तो ये जो थीटा था, ये देखो ये थीटा है ना, तो अब ये सीधा हो गया ना, तो थीटा कितना बन गया, थीटा 90 डिग्री बन गया कि नहीं? तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 है। बात समझा ज्योमेट्री से? अच्छा, तो अगर a और b परपेंडिकुलर हो तब r का वैल्यू क्या होगा, तो r इक्वल्स टू, तो बताओ a और b परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, तो r का वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होता है कि नहीं रिजल्ट? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री। आपको मालूम है कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ r का वैल्यू बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आपको tan अल्फा डायरेक्शन चाहिए ना, तो tan अल्फा निकाल लो। तो यार ये tan अल्फा तो बहुत सिंपल है, कैसे मालूम है? tan अल्फा, ये देखो परपेंडिकुलर है ना ये, तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में कौन है, b है, और बेस में कितना है, सिर्फ a है। देखो ना, अब ये ऐसे तो है नहीं, अगर ऐसे होता तो ये लोग भी आते ना, अब तो ये ऐसे सीधा है ना, तो सीधे में ये सब तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ b है और a है, सिर्फ b है और a है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट अपॉन बेस tan अल्फा आ गया b अपॉन a। ठीक, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं समझा, तो एक काम करो, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें कह रहा है कि a और b के बीच परपेंडिकुलर का रिलेशन है, मतलब a और b परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो, मतलब वेक्टर a अभी ऐसे जा रहा है, अब b ऐसे जा रहा है, ठीक, तो आपको मालूम है अगर ये आगे जाता है ऐसे, तो ये क्या था, यही थीटा था ना, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। लेकिन अब इधर तो कोई नहीं है ना, इधर कॉस थीटा साइन थीटा इधर आ रहा है, नहीं, अब सिर्फ b है परपेंडिकुलर। अगर ऐसे था a और b, अगर ऐसे था तब ये परपेंडिकुलर बना के, तब इसको आगे बढ़ा के, तब ये b साइन थीटा था ना, और ये b कॉस थीटा था ना, समझ में आया? लेकिन ये तो खुद परपेंडिकुलर है, तो ये b साइन b कॉस यहाँ आने वाला नहीं है, तो आपका ये r हो गया और ये वेक्टर a हो गया। ठीक ठीक, अब आपको डायरेक्शन निकालना था, तो ये tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालना है ना, तो चलो बताओ, ट्रायंगल देख के बताओ tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कितना है b, वेक्टर नहीं लेना है स्केलर, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है a, तो b अपॉन a। अगर आपको लगता है सर अच्छा उस वाले फॉर्मूले से लगाइए जो हमने पहले निकाला था, तो चलो उससे भी निकाल लो, tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन थीटा, मुझे याद है मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। चलो 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना, चलो 90 डिग्री रख के देखो, तो tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। चलो बताओ, b साइन 91 होता है तो इंटू 1 अपॉन a प्लस b कॉस 90 जीरो होता है तो इंटू जीरो इक्वल्स टू b इंटू 1 b बचा अपॉन a प्लस b इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया ना, तो सिर्फ a ही बचा ना, तो देखो tan अल्फा का वैल्यू b अपॉन a आया कि नहीं? बात समझा? तो आप चाहे जैसे सॉल्व करेंगे वो b अपॉन a ही आने वाला है। तो भाई ट्रायंगल लॉ तो हो गया, जब तक न्यूमेरिकल नहीं होगा एकदम से आप परफेक्ट नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल से भरा हुआ होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, एक से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
तो आप उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। पेन नोटबुक लेके बैठिए, सारी चीज़ें नोट करिए। आपको लगता होगा कि IIT JEE मेंस और मेडिकल बहुत टफ होते हैं, कुछ टफ नहीं होता है, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। यू हैव अ पैशन, तब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर पैशन नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 2 पैरेलल बना दे रहा हूँ, यहाँ GM लिख दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ आपको याद है, तो ये देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या था, एक वेक्टर A मान लो इधर गया है और वेक्टर B इधर गया है, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा R। अच्छा एक काम करते हैं, पहले धीरे धीरे समझते हैं। चलो 2 वेक्टर दिया है, 2 वेक्टर दिया है, कौन कौन दिया है, A और B। तो A और B के बीच में कुछ एंगल है, 2 वेक्टर के बीच में कोई एंगल है। चलो 2 वेक्टर के बीच में मैंने मान लिया कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक। अब इनका रिजल्ट कहाँ होगा, तो पैरेललोग्राम में मैंने ऑलरेडी सिखाया है, इनका रिजल्ट ये देखो डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल R इनका रिजल्ट है, R। और अगर ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, तो ये जो एंगल होगा रिजल्ट का इसके साथ A के साथ, तो रिजल्ट का एंगल मैंने अल्फा मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है। A और B फिर से देख लीजिए, ये A है, ये B है, तो A और B के बीच में एंगल कितना था, थीटा, ठीक। A और B के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक रिजल्टेंट R बना दूँ तो रिजल्टेंट का एंगल कितना है, सिर्फ अल्फा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बस यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। तो ये देखिए, इसको आपने ऐसे बना दिया और इसको आपने ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ये देखो पैरेललोग्राम पूरा बनना चाहिए ना, तो पैरेललोग्राम बनाओ भाई, पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से ऐसे कर दिया। तो अब आप मुझे खुद बताइए, ये एरो मैंने अच्छा पहले ये सब हमारे पास नहीं थे, ये सब नहीं थे, हमारे पास सिर्फ इतना था कि अगर 2 A और B 2 एडजेसेंट साइड हों किसके, पैरेललोग्राम के, तो मुझे पहले पैरेललोग्राम फिर से कंप्लीट करना होगा। ऐसे मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक। अगर A और B पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड हों तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल वही रिजल्टेंट होगा। मतलब डायगोनल का वैल्यू R का वैल्यू कितना आएगा, वेक्टर R का वैल्यू A प्लस B आएगा। वंस अगेन देखो ट्रायंगल के जैसा कुछ कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ कुछ नहीं, पूरा ही मैच करेगा। आप देखिए तो R जो है वो वेक्टर A और वेक्टर B के इक्वल होगा, ठीक। इनको भी देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वेक्टर A है, अच्छा ये B है तो सामने वाला भी B ही होगा, मालूम है ना, ठीक। अगर ये A है तो ये भी तो A होगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब यहाँ देखो मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से वही सेम चीज होने जा रहा है। ये देखो ऐसे नाम दे दिया OMNQ, ठीक है, इसका नाम S। सेम वही चीज होने जा रहा है। अच्छा हुआ आपने ट्रायंगल लॉ सीख लिया है। अब देखिएगा मुझे वंस अगेन क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपसे सिफारिश करूंगा आप जाके पुराना वीडियो देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R मैंने उसमें बता दिया था। तो अब R का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर से वही काम करिए। चलिए फटाफट, ट्रायंगल MNQ ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल, अब आपने ऑलरेडी ट्रायंगल समझा हुआ था, अब मैं ये थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आई होप कि आप समझ लेंगे, ठीक है। देखिएगा फटाफट, तो MNQ, ट्रायंगल MNQ, देखिए ट्रायंगल MNQ, ये जो B वेक्टर है तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये ध्यान से देखना, ये एंगल पूरा थीटा है A और B में, तो ये भी B है और ये भी तो A वाला ही आगे बढ़ा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा ही होगा। नहीं समझा, फिर से बताता हूँ। ये देखिए ये B है और ये A है, ठीक, इनके बीच में कितना है, थीटा एंगल है। तो जब यहाँ पे ऐसे आप बनाएंगे तो ये भी तो B होगा और ये तो A वाला ही है ना, तो ये भी तो थीटा ही होगा। देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल, बात समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि MNQ ट्रायंगल, देखो MNQ, तो वापस से cos थीटा लगाओ, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस MN अपॉन हाइपो कितना है B, वेक्टर B, तो वेक्टर तो लगाना नहीं है, B का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MN कितना आ गया, MN कितना आ गया, B cos थीटा। ये देखो फिर वही आ गया कि नहीं, MN का वैल्यू ये B cos थीटा आया कि नहीं,
अब आपको समझ रहा होगा। और ये कितना आएगा, b sin थीटा। चेक कर लेते हैं, चलिए फिर से लगाते हैं फॉर्मूला। अगेन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा इक्वल्स टू, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट कितना है QN अपॉन हाइपो कितना है वेक्टर b, तो वेक्टर तो लगाना नहीं है, b का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो QN कितना है b साइन थीटा। b का क्रॉस कर दो तो b साइन थीटा है कि नहीं, तो ये देखो ये आ गया b साइन थीटा। फिर से वही आया कि नहीं, सेम अब वही काम करना है, अप टू डेट वही काम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट फिर से वही, कौन सा ट्रायंगल, पूरा पाइथागोरस के लिए, तो इन ट्रायंगल ONQ, पूरा वाला ट्रायंगल ONQ, ठीक है। चलो बताओ पाइथागोरस में, तो हाइपोटेनियस कितना है OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू QN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। देख लो भाई पाइथागोरस, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं वापस से ट्रायंगल लॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है वो सेम है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने ट्रायंगल लॉ सीखा है तो पैरेललोग्राम आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। चलिए चेक कीजिए, O से Q का वैल्यू कितना है, रिजल्ट R, यही तो है भाई R, रिजल्ट R है ना। तो आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पे R स्क्वायर। QN, Q से N तक B साइन थीटा है, देखो QN का वैल्यू B साइन थीटा है, तो QN स्क्वायर है, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। ON, O से N तक, तो बताओ O से N तक यहां तक, तो पहले OM प्लस MN, दो पार्ट में तोड़ेंगे ना इसको, तो इतना कितना है A है, तो A प्लस इसको ब्रैकेट में ले लो, ON की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ON की जगह मैं लिख रहा हूं OM, तो OM का वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया A प्लस MN का वैल्यू B cos थीटा, तो B cos थीटा का और बाहर जाके होल स्क्वायर, समझा। फिर वही सॉल्व कीजिए, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन कीजिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ट्रायंगल के जैसा बच्चों। आपने अगर पहला समझा है तो मैं बोल रहा हूँ ना आपके लिए गिफ्ट है, तो 2 cos थीटा, ये देखो, ठीक। फिर देखो A स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ लिखा, पहले A स्क्वायर लिखा फिर ये लिखा, अब ये लिख रहा हूँ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। फिर से देखो A स्क्वायर, अब देखो ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो B स्क्वायर कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो प्लस का सिर्फ B स्क्वायर ही बचा ना, ठीक। तो ये दोनों मिलके B स्क्वायर ही बचा, और लास्ट में कौन है 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। तो ये देखो R स्क्वायर, देखो R स्क्वायर का वैल्यू फिर से वही आ गया कि नहीं, बात समझा। तो आपके पास वंस अगेन फॉर्मूला बन के आ गया क्या, R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बहुत अच्छी बात है कि अगर ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, दोनों का R इक्वल्स टू A प्लस बी, उसमें भी आया था, इसमें भी R इक्वल्स टू A प्लस बी होता है, उसमें भी ये फॉर्मूला आया था मैग्नीट्यूड का, और पैरेललोग्राम में भी मैग्नीट्यूड वही है। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन, तो बच्चों डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ R। तो चलो बताओ R का कितना एंगल है, ये देखो ये R है, तो R का एंगल तो सिर्फ अल्फा है ना, ये अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, चलो बताओ इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, तो दिस अपॉन पूरा दिस, तो QN अपॉन ON, तो QN अपॉन ON। जरा ध्यान से देख लो, ट्रायंगल देख लो ध्यान से, QN अपॉन NO, नो, यहां से यहां तक पूरा ना, ये वाला ट्रायंगल दिया है बड़ा वाला, ठीक है ना। तो देखो इतना आ गया। अब QN का वैल्यू कितना देख लो, B साइन थीटा, तो B साइन थीटा अपॉन ON का वैल्यू कितना है, ON का, तो ON का देखो, ON का, तो यहां से A, यहां से यहां तक A, और ये B cos थीटा, तो ये A प्लस B cos थीटा। तो देखो tan अल्फा का वैल्यू आया, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्योंकि सिर्फ अल्फा डायरेक्शन है ना, tan थोड़ी, tan को आगे करना पड़ेगा, तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना। tan अल्फा को हम डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन tan को आगे करना पड़ेगा, सिर्फ अल्फा निकालना पड़ेगा, तो tan इनवर्स, और ये वैल्यू वापस से लिख दीजिए, हो गया आंसर। याद रखिए, इसीलिए मैंने ट्रायंगल लॉ बहुत आराम से सिखाया, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था अगर आपने ट्रायंगल लॉ सीख लिया तो ये सीख जाएंगे, और ट्रायंगल लॉ अगर आपने 90% सीख लिया तो 10% इसमें सीख गए होंगे।
अब याद रखिएगा ट्रायंगल लॉ और ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता। अब फटाफट रिवाइज कर लें हमने क्या पढ़ा है और उसके बाद आज यहीं पे लेक्चर एंड अप करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसके बाद का जो लेक्चर है वो इनके न्यूमेरिकल से भरा होगा। अगर आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और अपना आईक्यू लेवल तेज करना है तो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। स्केलर वेक्टर में तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ये गारंटेड है, लेकिन जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट हमने क्या सीखा, तो हमने ट्रायंगल लॉ सीखा। ट्रायंगल में क्या था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, वेक्टर बी को मैंने यहाँ लिख दिया और ये कौन है, ये तो ये आपका आर है, आर। ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये एंगल ऐसे कर दिया, ठीक। ओ एम एन क्यू, ठीक। तो ओ से एम तक ए, एम से एन तक। तो अगर आपको याद होगा ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आता कि बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा, है ना। फिर आर का वैल्यू कितना आया था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और टैन अल्फा कितना आया था, b मतलब सामने वाला b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। एक बात याद रखना, टैन है तो टैन का फॉर्मूला अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, टैन अल्फा अगर आपने पढ़ा है तो साइन थीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, मतलब साइन ऊपर होना चाहिए ना। तो ये देखो साइन का फंक्शन ऊपर है और कॉस का नीचे, ठीक। तो ये कैसे आया ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका, बस रिवाइज हो रहा है। तो याद रखना इस तरह से। अच्छा ये तो ट्रायंगल हुआ, पैरेललोग्राम लॉ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का, आप इस मेथड से आप किसी वेक्टर का रिजल्टेंट, उनके बीच में एंगल या ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आप नेक्स्ट लेक्चर मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने सिखाया मैं इन्हीं के ऊपर आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल सिखाने वाला हूं। और एक बार वो सारे प्रैक्टिस हो गए फिर यू आर द मास्टर ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, नॉट ऑल फिजिक्स बट स्केलर एंड वेक्टर एट ऑल, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।